प्रिय साथियों, आज मैं आपसे संगठन के बारे में, संगठन ने जो सम्मेलन बुलाया है उसके बारे में और आपकी मांगों के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश और विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा 73वां वार्षिक सम्मेलन लाल बहादुर शास्त्री किसान गन्ना संस्थान डालीबाग लखनऊ में 19 नवंबर को आयोजित किया गया है और उस सम्मेलन का उद्घाटन आपके प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी कृषि मंत्री द्वारा किया जाएगा। और इस सम्मेलन के अंदर, चूंकि एक दिवसीय सम्मेलन है, आपको बहुत ही समय के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ आपको सम्मेलन में सारे कार्यक्रम पूरे करने हैं। आपको सम्मेलन में विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत संविदा मजदूर संगठन के केंद्रीय पदाधिकारियों का चुनाव भी करना है। इसके अलावा जो आपके संगठन में जो आपके उद्घाटन करने उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री जी होंगे, उनके सामने मजदूर संगठन और संविदा संगठन द्वारा संविदा कर्मियों और नियमित कर्मचारियों की मांगों का जो संगठन ने संकलन किया है उसका भी विवरण प्रस्तुत करना है और उनका भी संबोधन हमको सुनना है। और उसके बाद हमको आपस में चर्चा करनी है। हाल के अंदर आप अपने भोजनाथ से निवृत्त हो लेंगे और सुबह सुबह 9 बजे जब आप नाश्ता वगैरह कर लेंगे तो समय से आपका कार्यक्रम शुरू हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने जलपान के साथ ही साथ वहां सम्मेलन स्थल पर ही मौजूद जो हमारी टीम होगी, जो आपको सदस्यता, जो आपका सम्मेलन के प्रतिनिधि का जो आपको कार्ड देगी और प्रतिनिधि शुल्क जो वहां का 200 रुपया है उसको जमा कराएगी और जो कूपन का राशि तय हुआ है कि आप अपने आवागमन खर्च के अलावा 25 के साथ ही 25% जो है वो यहाँ जमा करेंगे हमारे सम्मेलन के खर्चे के लिए, क्योंकि सम्मेलन का खर्चा मोटा मोटा 5 लाख के आसपास हो रहा है और ये पैसा आप सबको मिलके देना है। इसलिए इसको भी आप सुबह कर लेंगे और सम्मेलन आपका ठीक 11 बजे शुरू हो जाएगा। इसलिए आप अपने अनिवार्य रूप से सबको जो है वो जो प्रतिनिधि कार्ड पाएगा वही उस सम्मेलन में बैठ सकता है। केवल प्रतिनिधियों को ही बैठने का मौका मिलेगा। इसलिए उस हाल के अंदर हमारे प्रतिनिधि आ जाएंगे और बहुत सी अनुशासन के साथ आप बैठ जाएंगे ताकि आपके सम्मेलन में किसी तरह का कोई शोर शराबा ना हो, कोई कठिनाई ना हो, आपका सम्मेलन जो है चले। तो ये सम्मेलन का मैंने आपको विवरण रखा। लेकिन आज जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, मुखातिब हैं, उसके पीछे हमारा बहुआयामी हमारा जो है उद्देश्य है। हम आपसे, सम्मेलन तो एक हमारा माध्यम है कि हम मिलें, बैठे, बात करें, लेकिन और सम्मेलन में जो हम मांगे रखते हैं उनको भी हम ये नहीं वो आशा करते हैं कि कोई सम्मेलन में आके मांग पूरा कर देगा, क्योंकि सम्मेलन में जो भी आता है वो आपकी मांग के बारे में आश्वासन दे सकता है। अगर वो सक्षम है तो आपकी बात के बारे में आपको बता सकता है और माननीय मुख्यमंत्री और सरकार के सामने और जो प्रबंधन है हमारे उद्योग निगमों का, उसके सामने आपकी मांगों को रख सकता है। तो सम्मेलन उसी काम आता है। लेकिन एक दूसरा काम भी सम्मेलन का होता है कि एक सामूहिक चर्चा उस सम्मेलन में होती है, क्योंकि उस सम्मेलन में प्रदेश के कोने कोने से, परियोजनाओं से, सारे जगहों के हमारे प्रतिनिधि आते हैं।
इसलिए सबसे पहले मैं आप सबसे पूरे प्रदेश के और सभी जिलों के और सभी जो है वो परियोजनाओं के सभी साथियों से कहेंगे कि कम आते हैं या ज्यादा आते हैं, हर जिले से और हर परियोजना से आप अवश्य जो है इस सम्मेलन में आए। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। अच्छी तादाद आपकी अब जब होती है तो आपका मनोबल भी बढ़ता है, और जो आपके सम्मेलन में आता है, हमारा जो उद्घाटन करता है, मुख्य अतिथि होता है, जो भी होता है, वो आपके उसको ये प्रभाव मिलता है कि नहीं, ये संगठन की ताकत कैसी है, इस संगठन के लोग कितनी मजबूती से जो है वो इनकी है पूरे प्रदेश के अंदर। और जब अनुशासन से आप उनकी बात सुनते हैं तब उनको ये भी समझ में आता है कि ये संगठन कितना अनुशासित है। क्योंकि हमारा काम जहां ये है कि हम अपने सवालों को लेकर के अडिग रहें, हम अपनी बातों का हम अडिग रहें, अपनी बात को पीछे ना हटें। वही हमारे लिए जरूरी है कि हमारे बीच में जो आता है उसका हम पूरा आदर करें, उसकी बात को सुने और अपना पक्ष उसके सामने मजबूती से रखें। तो आज मैं आपसे इसी पर चर्चा करना चाहता हूं। आपको मैं ये सूचित करना चाहता हूं कि यद्यप तो आप सम्मेलन में आएंगे, आपको मालूम हो जाएगा विद्युत मजदूर संगठन की ओर से नियमित कर्मचारियों की, जो हमारे विभिन्न कैडर हैं, चाहे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, चाहे हमारे परियोजना के हैं, और जैसे हमारे विभिन्न कैडर प्रमुख हैं, जैसे TG2 हैं, कार्यकारी सहायक हैं, उनके लिए, या हमारी परियोजना के संवर्ग के लोग हैं, जैसे रसायन संवर्ग है और दूसरे संवर्ग के लोग, इनके बारे में इनकी मांगों को संकलित करते हुए 13 मांगे हमने रखी हैं। और उसी तरह से जो हमारे संविदा कर्मी हैं, जिसमें हमारे क्षेत्रों के अंदर लाइनों पर, सभी स्टेशनों पर हमारे श्रमिक काम करते हैं, लाइनमैन काम करते हैं, हमारे बिजली घर के ऑपरेशन के लिए, उनके परिचालन के लिए हमारे SSO काम करते हैं, और हमारे कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर काम करते हैं। और कंप्यूटर ऑपरेटर जो हैं वो राजस्व वसूली का भी काम करते हैं। यानी 2 तरह के लोग यहाँ हैं, कार्यालयों में काम करने वाले और राजस्व वसूली का काम करने वाले। ये भी पूरे प्रदेश के अंदर इनकी एक बड़ी जिम्मेदारी की ड्यूटी है, और इनकी संख्या बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन ये कि हम सभी कार्यालयों में काम कर रहे हैं। आज इन्हीं के भरोसे कार्यालय का काम हो रहा है और इन्हीं के भरोसे राजस्व का हो रहा है। ये बात सही है कि हमारे बिजली विभाग में ये सब लोग जो हमारे संविदा के हैं, ये आउटसोर्सिंग से रखे हुए लोग हैं। इनको कोई ना कोई ठेकेदार, कोई कंपनी रखी है, और ये व्यवस्था चली आ रही है, और इस व्यवस्था के अंदर हमारे लोग काम कर रहे हैं। हमको चाहे वो आउटसोर्सिंग से रखा हुआ कंप्यूटर ऑपरेटर है, चाहे हमारे श्रमिक, हमारे SSO, लाइनमैन, ये जो लोग हैं, इनके साथ काफी जाती है, काफी इनका शोषण है। और हम ये नहीं कहते हैं, जिम्मेदार ठहराते हैं कि इनका शोषण ठेकेदार कर रहे हैं, कंपनियां कर रही हैं या अधिकारी कर रहे हैं। उनका शोषण तो दूसरे किस्म का है। समय से आपका वेतन न देना, क्योंकि उसकी कंपनी की जिम्मेदारी है कि समय से आपको वेतन दे। ये EPF एक्ट जैसे है। EPF एक्ट इस बात को कहता है कि आपका हर महीने EPF जमा हो जाना चाहिए। अगर वेतन नहीं भी दिया अगर विभाग ने, तो ये काम जिसने अनुबंध किया है, ये उसका काम है कि वो आपको वेतन दे। और कम से कम अगर वेतन नहीं दे पा रहा है तो आपका EPF वो अपने पास से हर महीने जमा कर दे, और जब पैसा उसको विभाग से मिले तब उसको समायोजित कर ले, तो ताकि आपका EPF समय से जमा होता रहे। क्योंकि EPF कोई मामूली चीज नहीं है। EPF वह चीज है जिसके ऊपर एक अच्छा ब्याज मिलता है। दूसरी तरफ EPF के साथ ही हमारे कर्मचारी का जो पेंशन होता है, जो EPF एक्ट के अंतर्गत आपका पेंशन है, जो आप सेवा कर चुके होते हैं और सेवा के बाद कम से कम 10 साल की सेवा के बाद जब आप काम से मुक्त होते हैं, तो गारंटी है कि वैसे आप काम करिए, 15 साल करिए, 20 साल करिए, लेकिन वो 10 साल कम से कम जब आपका नियमित से जमा होगा तो आप उसके पेंशन के आप अधिकारी हो जाते हैं।
तब जो है, और ईपीएफ के साथ ही आपकी दूसरी सुविधाएं हैं। अगर कोई हमारा साथी दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है, उसका ईपीएफ अगर उस महीने का नहीं जमा होता है तब भी व्यवधान आता है। इसलिए उसका ईपीएफ हर महीने जमा होना चाहिए। अगर 3 महीने 4 महीने तनख्वाह नहीं मिली और ईपीएफ नहीं जमा हुआ और उसी बीच में कोई हमारा संविदा कर्मचारी जो है दुर्घटना का शिकार हो गया, तो बहुत बड़ा व्यवधान होगा कि उसका ईपीएफ नहीं जमा उस महीने का। फिर वो जो ईपीएफ के जो कार्यालय के लोग हैं, जो ईपीएफ कमिश्नर हैं, जो उसके अधिकारी हैं, वो कहेंगे इसका ईपीएफ जमा नहीं, फिर आपका क्लेम मिलने में दिक्कत होगी। इसलिए हर महीने हमारा ये काम केवल ये नहीं है कि हमने मान लीजिए लगातार लड़ भिड़ करके आदेश करा। हम पुरानी बातों को नहीं कहना चाहते। लोग बहुत इस बात के लिए सुनाते हैं कि इतने दिन तनख्वाह नहीं मिलती थी, 6 महीने फंसाने, हमें सब नहीं बताना चाहते। हम तो हमेशा आगे देखने में विश्वास करते हैं। पुरानी बातें तो सबने सह लिया है। जो हमारे पुराने साथी हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन अब जब हमारा विद्युत संविदा मजदूर संगठन चल रहा है, 2007 से चल रहा है, और 2011 में ये इसका पंजीकरण हो गया, और पंजीकरण हुए भी अभी 11 साल हो गए। तो हमने तो तमाम आदेश कराए हैं। उन आदेशों में जो आप आगे बढ़े हैं, आपका जो बीमा हुआ, अब ये बताने की जरूरत नहीं कि पहले बीमा कितना कम था। हमको ये बताने की जरूरत है कि अब ये 5 लाख हमारा जो है ये सुनिश्चित हो, क्योंकि तमाम जगह हमारे कर्मचारियों को यही नहीं पता है कि ये बीमा देगा कौन, क्योंकि शिक्षण का भी बहुत बड़ा अभाव है। उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन 5 लाख रुपया आज की तारीख में ये आदेश है कि विभाग 5 लाख का भुगतान कर देगा तत्काल। और जहां हमारे लोग सक्रिय हैं, जानकार हैं और वो संघर्षशील हैं, वो तुरंत अधिकारियों से तत्काल उसके परिवार को 5 लाख का चेक दिलवाते हैं। और वो 90 दिन के अंदर जो एजेंसी है, जो बाह्य एजेंसी है, जो वो एजेंसी जो है वो विभाग को पैसा देती है। विभाग का काम है देना, वो विभाग उससे लेता है। वो न ले तो उसकी जिम्मेदारी हो, उसके बिल से काटने का प्रावधान जो भी हो। लेकिन ये हमारे अनुबंध में शामिल होना चाहिए। हर बात अनुबंध में शामिल होनी चाहिए। अभी तक क्या है, यूनियन का काम अभी तक क्या रह गया है, आप बताइए। आज तक यूनियन का काम रह गया है, वेतन नहीं मिला, आप धरना दे रहे हैं। ये काम खाली नहीं है। उसी तरह से हमारे जो विद्युत मजदूर संगठन के साथी हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है आज कि विद्युत मजदूर संगठन में जो हमारा चल रहा है, ऊंचाइयों तक इसको हम ले गए। हम उस पुरानी बातों को नहीं कहना चाहते। आज लोगों ने सदस्यता अभियान नहीं किया पूरे साल भर तक, और जो लोग हैं एक ही बार आपस में लड़ने भिड़ने का काम करते हैं कि संगठन का कार्यालय किसके नाम है, तो संगठन का ये किसके नाम है, और इसका ये होना चाहिए, उसका वो होना। अरे भाई, होना ये चाहिए कि लोगों का जो नियुक्ति पर जो ग्रेड पे है वो आज राज्य सरकार के बराबर है, बल्कि उससे कम है। राज्य सरकार का कर्मचारी 2800 का ग्रेड पे पाता है, जो कार्यकारी अधिकारी यहां बोला जा रहा है, और हम 2600 में। और हमने बहुत पहले, जब 1980 साहब यहाँ थे, तो उनसे 3000 के बारे में उनसे स्वीकारोक्ति लिया था, लेकिन वो चले गए अचानक, वो बात रह गई। लेकिन आज कम से कम 3000 तो हो जाए, उसके बाद हमारा पहला 4200 तो हो जाए, और 6600 रुपए का तीसरा हो जाए। तमाम लोग जो इसमें नेता हैं वो सब 6600 का ग्रेड पे पा करके सेवानिवृत्त होकर के अपना अच्छा खासा पेंशन ले रहे हैं। तो आज उनके सामने ये बहस होनी चाहिए, उनके सामने होना चाहिए लक्ष्य कि ये जो लड़के हमारे TG2 में, जो 2009 के बाद आए हैं इस विभाग के अंदर, जिनकी 10 साल 11 साल नौकरी है, उनको कैसे मिलेगा ये? उनको कैसे 6600 का ग्रेड मिले, जो मिल चुका है। हमेशा आगे जाते हैं संवर्गों के लोग, लेकिन आज क्या है, हम पीछे चले गए। हमारी सुविधाएं खत्म हो गई हैं, जो हमें मिलती थी वो भी पीछे चली गई। चाहे वो ग्रेड पे का मामला है, टाइम स्केल का जो मामला है, 9, 14, 19 पर मिला करता था हमारे यहाँ, और हम लोग इसको कभी नहीं छोड़े।
आज हमारा ये तीनों 9, 19, 14, 19 पर जो पदोन्नत के पद का होना चाहिए वो नहीं है। और जिन सब वर्गों में पदोन्नत के पद नहीं थे वहां हमने जो है वो विद्युत मजदूर संगठन ने हमेशा ये प्रयास किया कि उनको पदोन्नत का पद अगर एक ही है, क्योंकि यहाँ था कार्य संवर्ग में कि एनडी और आरजीसी एक ही स्केल पाता था 1200 का, तो उसमें यह था कि नहीं इसको नेक्स्ट स्केल दे दिया जाए और हमने आदेश कराया, नेक्स्ट स्केल हो गया 1350 का। इसलिए हमारे लिए आज ये विचारणीय विषय है कि विद्युत मजदूर संगठन इस मामले में बहुत तेजी के साथ काम करे और जो हमने 13 मांगे नियमित कर्मचारियों की भी लगाई, उसमें सारी कर्मचारियों की मांगे हैं करीब करीब, और अगर कोई मांग और है छूटी होगी तो सम्मेलन पर उसमें विचार करेंगे और उस मांग को भी और जोड़ेंगे। हमको पहले पेंशन, पहले वो कहिए क्या कहते हैं बोनस कहिए, या बोनस तो हमारे यहाँ नहीं मिलता क्योंकि हम घाटे में चलते हैं, जैसे रेलवे में मिलता है, लेकिन हमको अनुग्रह धनराशि मिलती है क्योंकि राज्य सरकार में अनुग्रह धनराशि मिलती है। वहां तो कोई घाटे और फायदे का सवाल ही नहीं, राज्य सरकार का विभाग है। तो एक अनुग्रह होने के नाते हमारा भी काम है कि हम जो है इस बात का ध्यान रखें कि हमें अनुग्रह धनराशि का हमारा आदेश नहीं हुआ, इस साल का ही नहीं पिछले कई सालों से नहीं हुआ। अभी प्रतिशत महंगाई भत्ते का राज्य सरकार ने आदेश कर दिया, ये पेंशनर का भी होना चाहिए और ये रेगुलर कर्मचारी का भी, लेकिन बिजली विभाग के हमारे आला अफसर हैं, चाहे वो चेयरमैन हैं, सभी निगमों के चेयरमैन एक ही व्यक्ति हैं, और चाहे एमडी हैं, इनका कोई एजेंडा नहीं है कि हमारे लोगों का प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ जाए। वो इसलिए कि कह देते हैं घाटा है। अरे भाई घाटे के लिए हम भी थोड़े जिम्मेदार हैं कि हमारा ही जो हमको मिलना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, जो हमारा हक मिलना चाहिए वो बंद कर दिया। इसलिए जो हमारा ये जो मांगे हैं वो हमारे सम्मेलन में इस पर विचार होगी, विस्तृत चर्चा होगी, उसका समय भी निर्धारित कर दिया गया और उसके बाद आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि इन मांगों के लिए किया क्या जाए। अगर संघर्ष की जरूरत है, आंदोलन की जरूरत है, तो उस आंदोलन का निर्णय भी आपको लेना है। और इसी के साथ आपको ये भी करना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपका एक लक्ष्य है। अब वो लक्ष्य क्या है? आपकी जो मांगे दे रहे हैं यही आपका दस्तावेज है, और ये दस्तावेज आपको पूरा करना है एक एक। जब तक एक एक आपका पूरा नहीं होता है, जब तक एक एक आपका पूरा नहीं होता है, तब तक आपको जो है, आपको अपना लक्ष्य जब तक पूरा नहीं होता है तब तक आपको अपना संघर्ष जारी रखना पड़ेगा और आपको उसके लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। अगर रेगुलर कर्मचारी का अगर ये मांगे मैंने बताई जो ग्रेड पे विसंगति या और चीजें हैं, जैसे जूनियर TG2 है, अब TG2 के अजीब विडंबना है, TG2 के जो पदोन्नति पा जाते हैं वो तो जूनियर का स्केल पा जाते हैं, लेकिन वो जब टाइम स्केल पाते हैं 9 साल बाद तो जूनियर इंजीनियर का उसके बहुत नीचे पायदान पर रह जाते हैं। इसलिए क्या उनकी मांग सबसे बड़ी नहीं बनती है कि TG2 को जूनियर इंजीनियर के पद का पहला टाइम स्केल ये 9 साल बाद, और उसके बाद श्रेणी बनी हुई है जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। लेकिन ये मांग जब तक आपकी नहीं पूरी होगी उसके आगे कोई मांग नहीं है। विद्युत मजदूर संगठन को इसका लक्ष्य बनाना कि ये हमारी मांग पूरी होनी चाहिए, तो आप लक्ष्य निर्धारित करिए। उसी तरह संविदा का है, संविदा के कर्मचारियों को साफ साफ दिखाई दे रहा है, आप रोज देख रहे हैं कि कहां कहां की सरकारों ने कर दिया। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, राजनीतिक बात हो जाती है कि फला सरकार वहां है, फला सरकार वहां है, लेकिन आप सबको मालूम है कि कई प्रदेशों में हमारे संविदा कर्मी जो आउटसोर्सिंग से थे उनको भी शामिल करते हुए उनको नियमित कर दिया, 5 साल पर कर दिया। हमने भी वो मांग लगाई है कि 5 साल से पर जो लोग पूरा कर चुके हैं उनको करिए। और आज किसी जमाने में जब मस्टरोल चलता था और हमने मस्टरोल के लिए नियमितीकरण की बातें उठाई 90-92 में,
दोबारा से जो बच गए थे उनके लिए। तो वो लोग नियमित जब किए गए तो उनके लिए पद नहीं था, उनको मुझे दूसरी जगह भिजवाना पड़ा। पूर्वांचल से पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, उस इलाके में गए लोग। आज तो पूरे प्रदेश के अंदर हमारे संविदा कर्मी अगर 70,000 हैं, जिनकी संख्या गिनी हुई, युवा एजेंसी के माध्यम से रखे हुए हैं, जो आउटसोर्सिंग से रखे हुए हैं, तो हमारे पास पद भी रिक्त है। श्रमिकों की कोई भर्ती नहीं हुई वर्षों से, और वो पद खाली हैं। 1 लाख से ज्यादा यहाँ कर्मचारी होते थे। और आज अगर पद स्वीकृत किए जाए तो बिजली का जो कनेक्शन है वो 3 करोड़ से ऊपर जा रहा है। उस जमाने में जब यहाँ 1 लाख कर्मचारी थे तो 25 लाख केवल विद्युत कनेक्शन थे। आज कई गुना सबस्टेशन बढ़ गए, कई गुना लाइनें बढ़ गई, कई गुना उपभोक्ता बढ़ गए। तो पद अगर स्वीकृत कर दिया जाए तो यहाँ तो हमारे संविदा कर्मी नियमित 2 लाख किए जा सकते। इसलिए मैं उस पर नहीं बात करना चाहता हूं, लेकिन हमारी शुरुआत तक नहीं हुई। हमको ये बात बहुत साफ तरीके से कहना है कि अगर हम इस विभाग में काम कर रहे हैं बाय एजेंसी पे, तो हमारी नियमावली को होनी चाहिए। संविदा कर्मी की ड्यूटी क्या है, उसको शट डाउन कैसे मिलेगा, उसकी सीनियरिटी कैसे बनेगी प्रदेश में, और अधिकारी और मैनेजमेंट और सरकार यह कह करके खत्म कर देती है कि आपको तो रखा ठेकेदार ने, कंपनी ने रखा, आप कंपनी का, अरे भाई कंपनी कर्मचारी हैं तो काम तो आपका कर रहे हैं तो आपके विभाग में, और वही आदमी है जो बार बार काम कर रहा है। क्यों? बिजली जैसा काम, खतरे का काम नए आदमी को थोड़े आगे कर देगा। आप लाख ट्रेनिंग करा लो, उसको ट्रेनिंग से नहीं कर लेगा। खंभे के ऊपर चढ़ करके काम करने के लिए और तारों को समझने के लिए अनुभव की जरूरत है। और वो जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो 5 साल से काम कर रहा है उसको अनुभव है, जो 8 साल से काम कर रहा है वो उससे भी ज्यादा अनुभव रखता है। इसलिए वो जानकार है, लाइनों का जानकार है, बिजली घर का जानकार है, मशीनों का जानकार है, उपकरणों का जानकार है। इसलिए हमको देखना पड़ेगा। इसलिए हमको अपनी मांगों के बारे में, सारी मांगे जो हमारी 13 हैं, जो संविदा कर्मियों के लिए हैं, आज हमारा आदमी घायल हो जाता है, मालूम हुआ उसको कोई इलाज करने वाला नहीं है, मालूम हुआ वो विकलांग हो जाता है उसके बाद। लेकिन क्या है, जो हमारे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, जो कर्मचारी की क्षतिपूर्ति का कानून है, वो भी संविदा कर्मी पर लागू होता है, लेकिन उसको भी नहीं पूरा किया जा रहा है। अगर उसको पूरा किया जाए तो जो विकलांग हो जाता है उसको पूरा वेतन मिलना चाहिए, जो वेतन वो पा रहा है, लेकिन कहीं कोई नहीं पाता, क्योंकि ये विभाग की फिर जिम्मेदारी है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो, उसका काम है हमको दे। इसलिए आज जो जरूरी है कि हम इन चीजों को समझें। अब एक तीसरी बात हम कहना चाहते हैं आपसे, ये सारे जो लक्ष्य आपके हैं, जिसको मैंने कहा ये आपका दस्तावेज है, ये कोई मांग पत्र नहीं है, दस्तावेज है, और यही जो है आपको दिशा निर्देश देता है कि आपको क्या करना है। इसके लिए हमको संगठन की जरूरत है। अगर देश की आजादी लड़ी गई गांधी जी के नेतृत्व में, तो गांव गांव घर घर उन्होंने संगठन बनाया। कोई गांव ऐसा नहीं था जहां जो है वो संगठन नहीं बना। आजादी के जमाने में हम और आप तो नहीं थे, हम पैदा तो जरूर हो गए थे, लेकिन ऐसा होश नहीं था हमको कि हम बताएं। लेकिन आजादी की लड़ाई में गांव गांव संगठन बना, और जब एक आवाज दिल्ली से कोई देता था, उस जमाने में आपका व्हाट्सएप नहीं रहा, उस जमाने में मीडिया वो नहीं थी, लेकिन एक आवाज वहां से निकलती थी, वो पूरे गांव के कोने तक पहुंच जाती थी, क्योंकि संगठन इतना विस्तृत बना था आजादी के लिए कि वो संगठन फैला देता था बातों को। आज आपका भी संगठन ऐसा होना चाहिए। अगर आपका संगठन नहीं होगा तो आप कैसे इस लक्ष्य को पाएंगे? आप केवल वेतन, हमारा वेतन मान लीजिए बढ़ना है, सबको पता 8-10 हजार में कुछ नहीं होता, गुजारा नहीं हो सकता, बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, परिवार को नहीं पाल सकते, तो ये कैसे होगा? इसके लिए जरूरी हमारा वेतन बढ़े। और बढ़ेगा कैसे? जब हम अपना संगठन मजबूत करेंगे, और जब संगठन मजबूत करेंगे और सरकारों के सामने बार बार अपनी बात रखेंगे और नहीं सुनेगी, तो हम संघर्ष भी करेंगे। हमको जो अधिकार है, काम भी बंद कर सकते हैं अपना, क्योंकि हमसे अगर आप काम ले रहे हैं
और हमको माकूल वेतन नहीं मिल रहा है तो हम काम बंद करने के अधिकारी हैं। ये संविधान ने कहा कि हमको अधिकार है इस बात का कि हम बंद कर सकते हैं, कानून में है इसका। लेकिन इसको आप कब करेंगे? जब पूरे जिले के लोग एक साथ इकट्ठा हों और चाहे कितना भी उनके ऊपर हमला किया जाए, चाहे कितना भी उनका उत्पीड़न किया जाए, और जब टस से मत नहीं होंगे तब जाकर के वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज होता क्या है, आपने धरना कर दिया किसी जिले में 2-4 दिन, आप उसी को बताते रहते हैं और फिर ऊपर की कमेटियों को चिट्ठी भेज देते हैं, फिर ऊपर की कमेटियों को भेज देते हैं और फिर ये शिकायत करते हैं कि उस कमेटी ने अभी तक कुछ किया नहीं। अरे भाई, आपने क्या पूरी लड़ाई लड़ ली? क्या आपने काम बंद कर दिया उस काम के लिए? हाँ, उसमें खतरा है कि आपको काम से हटाया जा सकता है, क्योंकि आपकी नौकरी तो बहुत ही कच्ची है अगर संविदा के आप हैं तो। लेकिन आपकी पक्की बहुत नहीं है। क्यों? आप ही के काम बंद करने से दिल्ली का काम बंद होगा, और जिसके काम बंद करने से काम बंद हो जाता है वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। आपको ये ताकत बनानी पड़ेगी अपनी, और ये ताकत कब बनेगी? जब आप संगठन बनाएंगे। और इसके साथ एक चौथी बात भी है, आपको ज्ञान नहीं है। आज की तारीख में तमाम जगह से लोग बताते हैं फला आदमी मर गया था, कुछ नहीं हुआ। क्यों? मिला उसको पैसा? नहीं साहब, नहीं मिला। लोग भी हैं, टेढ़ा मोड़ा संगठन भी है और उसके नेता भी हैं, लेकिन लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं है कि कैसे मिलेगा। जितने भी आदेश विद्युत संविदा मजदूर, और करीब करीब सारे आदेश विद्युत संविदा मजदूर संगठन नहीं करा है। मुझे नहीं मालूम कि किसी और संगठन ने कुछ करा है। गुमराह करने की बात भले किया करें लोग, नहीं। क्यों? क्योंकि इन संगठनों की उत्पत्ति ही तब नहीं थी। 2007 में जब हमने पहला आदेश कराया तो किसी संगठन की उत्पत्ति कहां थी? कोई संगठन ही नहीं था, केवल विद्युत संविदा मजदूर संगठन था। उसका भी नामकरण बाद में हुआ है 2011 में, तो संगठन ही नहीं थे। अब आज कमियां वो निकाल सकते हैं, क्योंकि कमियां तो निकालना बिल्कुल स्वाभाविक है, और कमियां हुई हैं बहुत सारी, लेकिन उन कमियों ने ही हमको आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाया। तमाम जगह कमियां रही हैं, लेकिन आज हम हर महीने वेतन का आदेश करा पाए। हम विभागीय लोगों को नहीं रखवा पाए। हमारी मांग थी और तत्कालीन मंत्री ने कहा भी था कि विभागीय संविदा हम करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं कर पाए, क्योंकि वो देश के पैमाने पर, प्रदेश के पैमाने पर ये चीजें। लेकिन मैं उनको धन्यवाद दूंगा, हमारे तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी को, आज ऊर्जा मंत्री नहीं है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उन्होंने हमारे ही सम्मेलन में, इसी गड्ढा संस्थान में जहां हम करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि पोर्टल बनाया जाएगा संविदा के। आज पोर्टल बनाने से क्या हुआ? एक एक आदमी का वहां नाम दर्ज है। इसलिए हमारा काम यह है कि जो आदेश है उनको हम पालन कराएं, उनको लागू कराएं और दूसरे की तरफ मत देखें। उसके लिए हम संगठन बनाएं। और इसके लिए कैसे होगा? जैसे आपका एक काम है, उसी तरह से आपका एक जोन है, उसी तरह आपका एक जिला है, तो आप अपने जिले के संगठन को पहले बनाओ और जिले के हर महीने बैठक करो, और कम से कम जिले में ऐसा टीम बनाओ कि चलो 4 लोग हैं, जो 4 लोग रोज बात कर रहे हैं। एक कार्यालय बनाओ अपना। कार्यालय नहीं कि आप निर्मित कर लें पैसे, कहां आपके पास पैसा? अरे भाई, कोई अपने घर में कमरा दे दे। कोई अपने घर में नहीं दे रहा है तो कहीं आपको हम 3 सेट डाल सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं। अगर किराए का इंतजाम कर सकते हैं तो किराया ले सकते हैं। और संगठन को बहुत पैसे की जरूरत नहीं है, ना बहुत कोच की जरूरत है। हमारे जो गुरु कहा करते थे, मैं खास रहा, कि पैसा होगा तो संगठन में झगड़ा हो, संपत्ति होगी तो लोग मारामारी करेंगे। हमारे संगठन में हो रहा है। जब ये कार्यालय एक छोटे से कमरे में चलता था, जब मैं इसका अध्यक्ष बना 85 में, जब एक तख्त पड़ा रहता था तो जो लोग आकर उन्हीं तख्तों पर लेटा करते थे। आज वो बता रहे हैं करोड़ों रुपए का घपला हो गया है। मुझे बड़ी हंसी आती है कि 1 करोड़ रुपए आया कहां से था? सारे रजिस्टर तो यहां रखे हुए हैं। स्वर्गीय हमारे आरपी शर्मा जी जो कोषाध्यक्ष थे, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत डिवोटेड थे, रोज बैठते थे कार्यालय में आकर, एक एक पैसा लिखा उन्होंने। और हमको एक हंसी आती है कि वो लोग आज बात कर रहे हैं करोड़ रुपए का, जो अपनी सदस्यता तक नहीं जमा किए हैं, बरसों नहीं जमा किया। उसके तो ही समझते थे कि मुझसे सदस्यता मांगा जा रहा। लेकिन मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। मैं ये जरूर चाहता हूं
कि विद्युत मजदूर संगठन कम से कम एक जगह दिखाई दे। आज इसकी 15,000 सदस्यता थी, यहाँ के रजिस्टर में है। केवल ओबरा जैसे जगह पर हमारे साथी अरुण कुमार जी जब वहां थे उस जमाने में, तो 1500 खाली ओबरा की सदस्यता थी। तो मैं आज ये तो नहीं बताना चाहता कि सदस्यता क्या रह गई। आप जिलों में एक एक दो आदमी बना दें, वो बन जाए आपके साथ और आपके साथ बैठ जाए, उसको संगठन नहीं कहते हैं। संगठन का मतलब है कि कम से कम इतने लोग जरूर हों कि वो एक कमेटी गठित कर सकें, जो अपनी बात को रख सकें, अपने लिए धरना सत्याग्रह आंदोलन कर सकें। इसलिए मेरा ये कहना है कि संगठन को बनाने की जरूरत है। और बाकी चीजों में अगर कोई दिक्कत कहीं पटनाई है तो अभी मैं जिंदा हूं। 1985 में मैं अध्यक्ष बना था, 15 साल उधर, और उसके बाद 2017 में हटा हूं जब अपने साथी अरुण कुमार जो हमारे भी नेता हैं। इसलिए कोई मामूली आदमी नहीं है। उन्होंने आजीवन सामाजिक काम करने के लिए, कर्मचारियों का काम करने के लिए विवाह नहीं किया। उन्होंने अपने बाप के अकेले बेटे थे और उन्होंने अपना कोई वारिस नहीं पैदा किया। और उन्होंने, मैं उनको अनुग्रहित हूं कि आज ये विद्युत मजदूर संगठन, संविदा संगठन का ये जो जैसे कार्यालय है, अब इस कार्यालय में जहां हम बैठे हुए हैं, या इसके साज सज्जा में जो भी खर्चा हुआ अरुण कुमार जी अपने जेब से लगाया उन्होंने। और इसमें यह कार्यालय में अब लोगों को हर तरह से सुविधा है, ठहरने की भी सुविधा है, बाथरूम की भी सुविधा है। किसी जमाने में जब हम 85 में बने तो जो आते थे उनको बाथरूम जाने की जगह नहीं होती, कार्यालय में लोग आते थे। और आज कार्यालय है लेकिन बड़े बड़े पदाधिकारी कार्यालय में बैठवे नहीं करते, महीनों पता चला कार्यालय में 1 दिन आ गए, 2 दिन आ गए। और पहले क्या था, पहले रोजाना कार्यालय में हमारे महामंत्री, उनका मैं याद करूंगा एपीएम मौलवी साहब थे जो अब उत्तराखंड में चले गए, वो रोज आके बैठते थे। मैं तो अध्यक्ष था, महामंत्री थे, रोज डेली। और वहां लोग आते थे और वहां चिट्ठी लिखी जाती थी, और तब वो हाथ वाला वो टाइप राइटर हुआ करता था, तब वो चिट्ठी टाइप होती थी और उसके बाद शक्ति भवन लेके आते थे, वो पैरवी करते थे रोजाना, कोई दिन बचा नहीं हो। आज कहां कोई आता, तो संगठन कैसे आगे चलेगा, संगठन कैसे बढ़ाएगा। और विद्युत मजदूर संगठन का बहुत नाम है, उस जमाने में तो कोई जानता भी नहीं था जब संगठन बना। हमारे नेता ने क्या कहा आपको बता दूं, 1985 में जब मैं अध्यक्ष बना तो स्वर्गीय एम ए खां साहब ने, बहुत सूझबूझ के नेता थे, उन्होंने मुझसे कहा, आर.एस. राय, तुम्हारे जिम में कार्यालय भी बनाना है, तुम्हारे जिम में संगठन भी बनाना है, और तुम बहुत कहते हो ना कि संगठन में भी पैसा नहीं है तो कोष भी तुमको बनाना। अब बताइए, ये सब काम उन्होंने हमको दिया। और मैं महीने में, मैं आपको केवल बताने के लिए कह रहा हूं, मुझे अपने गुणगान की जरूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई तो बता दूं, मैं महीने में कम से कम 15 दिन जेल में रहता था, और बाकी जो 15 दिन था उसमें 2-4 दिन अपने घर रह लेता था और 2-4 दिन लखनऊ रहता था, क्योंकि जो काम लोग बताते थे उनके लिए पैरवी करते थे। यानी 30 दिन मैं संगठन में ही लगा रहा और पूरा जीवन बीत गया इसी संगठन में। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे परिवार वाले अब क्या कहते, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि मुझे परिवार की बातें करते हैं। अरे भाई, लोगों ने भी बहुत योगदान किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन आज अगर कोई ये चाहता हो कि हम विद्युत मजदूर संगठन के ऊपर हावी हो जाए, आर.एस. राय का एक छत्र जो है वो 32 साल तक, जो है 32 साल तक आर.एस. राय जो कहे वही हुआ, अब हमारे कहने से हो, तो ये सब होने वाला नहीं। मैं इस संगठन में, बहुत से लोग कहते हैं ट्रस्ट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लोग कहते हैं उसी में हर चीज डाल दीजिए, डाल देंगे, लेकिन ट्रस्ट के बनाने के अंदर जो पैसा आएगा, रजिस्ट्री होगी 5-7 लाख रुपया मान लो, वो कहां से आएगा। अब 2-4 पैसा जो कोष में जमा है वही ट्रस्ट में डाल दे, नहीं, ये मैं नहीं करूंगा, इसकी गुंजाइश नहीं है। उसके लिए पैसे की व्यवस्था सब लोग मिलकर करें, और उसके अंदर उन लोगों के नाम होंगे जो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी होगी ट्रस्ट में जो 20 साल जिसकी नौकरी है, जिसकी 15 साल नौकरी है, जो जुआ है। क्योंकि हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि ऐसा ट्रस्ट बना दें कि 5 साल में ट्रस्ट में बैठे हुए लोग गायब हो जाए, खत्म, सब खुदा को प्यारे हो जाए, ट्रस्ट में कोई रह ना जाए। यह काम हम नहीं करेंगे, हम नौकरी करने वालों को करेंगे।
और सबसे प्रमुखता उनको रखेंगे। और उसी तरह संविदा मजदूर और संविदा संगठन और मजदूर संगठन दोनों के संस्थापक हैं। और आप सभी हैं, आप सभी के सहयोग से संविदा संगठन भी बना है और संविदा कर्मियों के सवाल भी यहां तक पहुंचे हैं, केवल मैंने ही नहीं किया है। और मजदूर संगठन भी आपके सहयोग से ही बना है। इसलिए दोनों संगठन अलग नहीं किए जा सकते, ये हमेशा एक जगह रहेंगे। और कार्यालय में भी एक जगह रहेंगे और क्षेत्रों में भी एक जगह रहेंगे, परियोजनाओं में भी एक जगह रहेंगे और एक दूसरे को प्रेम व्यवहार देंगे, भाईचारा बनाएंगे। वो जो संविदा कर्मी है नियमित हो जाएगा, फिर संविदा आएंगे, क्योंकि ये तो एक व्यवस्था है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवल नियमित सभी हो जाएंगे और फिर संविदा आएंगे। इसलिए संविदा संगठन भी बराबर रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। इसलिए कार्यालय में भी, ट्रस्ट में भी अगर बनता है, ये सबको हिस्सेदारी दी जाएगी और बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी। ये कहने से काम नहीं चलने वाला है किसी का, यहां ऊंच नीच का काम नहीं होने वाला है संगठन में। ये दोनों बड़ा, ये भाई छोटे, हाँ आप बड़े भाई हो सकते हैं, मजदूर संगठन बड़ा भाई हो सकता है और संविदा संगठन छोटा भाई हो सकता है, होना भी चाहिए। लेकिन एक दूसरे में प्यार मोहब्बत बराबर का होना चाहिए और दोनों को हम बराबर का रखेंगे। क्यों? हम अपने को क्यों हम बोल रहे हैं? इसलिए कि मैं तो इस संस्था का संस्थापक महामंत्री था। यह बात सही है, किसी साथी ने कहा, उनका ज्ञान गलत नहीं है, कि यूपी इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन थी और उस यूनियन के स्वर्गीय रमेश श्रीवास्तव जी थे, उसके महामंत्री थे। और जब इसका ये संस्था बनी तो ये हुआ कि भाई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा मैं इसमें बंद हो जाता हूं, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया और वो महामंत्री थे। हम तो महामंत्री संस्थापक जरूर थे, लेकिन उसके बाद हम हट गए तुरंत और दूसरे लोग बने। महाप्रकाश जी सक्सेना बने इसके कार्यवाहक अध्यक्ष, और जो है वो सतमोहन कपूर जी थे कोषाध्यक्ष बने, जयंत सक्सेना जी कोषाध्यक्ष बने, एम ए खान साहब अध्यक्ष बने, क्योंकि वो सीनियर लीडर थे। उन्होंने हमसे पूछा कि आरएस राय दोनों में से एक नहीं रहेगा, क्योंकि जेई संगठन के हम महामंत्री थे ना। मैं तो इमरजेंसी का महामंत्री था जेई संगठन का, 75 में मैं महामंत्री बना जब इमरजेंसी लगी थी, 76 में भी था, 77 में भी था और 78 में संगठन बना। 3 साल मैं ही वहां महामंत्री जेई संगठन था और उसी को के बाद हमने इस संगठन को, हमने और एम ए खान साहब ने बनाया। लेकिन 78 के बाद मैं 85 तक नहीं अध्यक्ष का था। साथ साथ हमारे दूसरे नेता थे, वो नेता अब उसमें कोई नहीं है, दिवंगत हो गए, लेकिन 85 में मैं बन गया, उन्हीं लोगों ने मुझे बनाया। और 85 से लेके आज तक 17 तक मैं अध्यक्ष था और उसके बाद से अरुण कुमार जी थे और आज भी पंजीकृत अध्यक्ष वही है। बीच में अगर किसी को काम करने के लिए मौका दिया गया तो अब उसको ये गुरेज नहीं होना चाहिए कि अब हम हटेंगे नहीं। भाई अगर आप सेवानिवृत्त हैं तो हट जाएंगे, अब केवल सेवा में काम कर। यह ट्रेड यूनियन केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नहीं है, उसके लिए अगर लोगों को नेतागिरी का इतना शौक है अध्यक्ष महामंत्री बनने का, तो सेवानिवृत्त लोगों का एक संगठन बना हुआ है, उसके अध्यक्ष महामंत्री बन जाके। जैसे एक साथी हमारे कप्तान सिंह वहां जाके बन गए हैं महामंत्री पेंशनर के। लेकिन ये मजदूर संगठन को ऐसा मत करें, उसके पितामह बने, उसके पिता बनने की कोशिश मत करें, उसके गार्जियन बने, उसके अभिभावक बने। और मैं खुद किसी पद पर नहीं रहूंगा, लेकिन संगठन में डिवोटेड रहूंगा। जो भी हमारा अध्यक्ष महामंत्री बनने वाला है 2022 में, उसको पूरा सहयोग देंगे, तन मन धन से सहयोग देंगे। जो कुछ हमारे पास है उसमें से भी देंगे। किसी साथी ने कहा है कोई कमी नहीं आरएस राय के पास, तो क्या आरएस राय कोई लालच कर रहे हैं क्या? नहीं। हमें लगता है, कभी कभी एक साथी ने मुझसे कहा कि संगठन में जो थोड़ा बहुत पैसा हमने जमा किया है, कुछ लोगों को लालच हो गया, हम इसका चेक काटे, जरा हम भी खूब घूमे, जरा हम भी देखें कि हाँ कैसे चेक काटा जाता है, कैसे मालिक बना जाता है। अरे भाई मालिक मत बने, मालिक हम बना रहे हैं। हमने जो वसीयत लिखी है, क्या उसमें बुराई है ये बता दो। हमने तमाम वकीलों से राय लिया कि भाई ये जो कार्यालय है इसको मैं सौंपना चाहता हूं, हमारे नाम है, ये जानबूझ के लिया गया हमारे नाम। और जो नेता आज कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, उन्होंने गवाही दिया मेरे नाम खरीदने के लिए। उसमें एक साहब जो है वो एग्रीमेंट जब हुआ था इसका ऑफिस का, तब गवाही दी है, और एक बैनामा के गवाह हैं जो आज बोल रहे हैं, मैंने उनका सुना भाषण कहीं, जो आज बोल रहे हैं कि वो वसीयत की है।
अरे भाई आप ही ने तो हमारे नाम किया। अब वकीलों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा आप रजिस्ट्री करोगे अगर किसी के नाम, यूनियन के नाम, तो कोई ना कोई इसका क्रेता हो जाएगा। और क्रेता जो होते हैं वो अक्सर झगड़ा करने लगते हैं कि मेरे नाम लिखा है, तो वो मुकदमा करेंगे। तथा मैं इसका अध्यक्ष था, मैं ही मालिक, इसलिए सीधे संस्था के नाम अगर देना है तो आप वसीयत कर दो। फिर मैंने वसीयत में तमाम लोगों से पूछा, जो लोग आज बोल रहे हैं इधर उधर, उसमें से भी लोगों को मैंने व्हाट्सएप संदेश दिया, फोन पर भी कहा। हमने कहा आप बन जाओ इसमें, जो हमारी वसीयत है उसमें। किसी ने नाम अपना नाम जब नाम नहीं दिया, और जिन्होंने स्वेच्छा से नाम दिया और जिनकी संगठन में आस्था मेरे समझ में आती है, क्योंकि ये तो निर्णय लेना पड़ता है। आज इस देश के प्रधानमंत्री अगर मोदी जी हैं तो कैबिनेट वही तय करेंगे, नीतियां वही तय करेंगे, सलाह कैबिनेट का जरूर लेते हैं। तो मैं अगर नेता था, और आज भी लोग कहते हैं आप नेता हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे ऊपर भरोसा है नहीं, कहने के लिए है, ऊपर ही मन से कह रहे हैं। तो मैंने वसीयत क्यों कर दिया? क्योंकि उसमें विद्युत मजदूर संगठन का सीधा नाम चढ़ जाएगा। आर.एस. राय की चिता जली नहीं कि उसके बाद ही जो वसीयत हो जाएगी। अब आप जल्दी चाहते हो तो दुआ करो मेरे लिए कि मैं जल्दी चला जाऊं ऊपर, क्योंकि मैं भी अपनी बीमारियों से बहुत परेशान हो गया हूं। सुबह से शाम और रात भर बड़ा परेशान रहता हूं, इसलिए मैं मुक्ति चाहता हूं। हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया अपना, अपने जीवन का लक्ष्य नहीं। मुझे एमएलए, एमपी, मंत्री नहीं बनना था, क्योंकि वो मौका तो मुझे बहुत मिला, लेकिन मैं घूम खा करके फिर इसी ट्रेड यूनियन में आ गया। और खुद ओढ़ता हूं मैं मजदूर संगठन तो चल गया, अच्छा खासा जेई संगठन चल रहा था, मैं उसका महामंत्री था, कोई मुझे हटा नहीं रहा था, लेकिन मैं उसको छोड़ के मजदूर संगठन बना दिया। और मजदूर संगठन जब बना तो उसका भी अध्यक्ष बनी गया 85 में, 7 साल बाद। मेरे लीडरों ने ही मुझे बनाया, और जब बन गया तो उसके बाद कोई मेरे से नहीं कहा कि मैं बनूंगा, आप छोड़ दीजिए। और 2017 में मैंने स्वेच्छा से उनको कुमार जी के लिए पद छोड़ा, और वो बन गए। और अभी भी मैं बनना नहीं चाहता, अभी बना हूं 2-3 महीने के लिए, केवल इसलिए कि सम्मेलन हो जाए, क्योंकि लोगों के आपस में इतने झगड़े लोगों ने शुरू कर दिया कि मैंने बन जाऊं। लेकिन बड़ा ताज्जुब होता है कि जिन लोगों को मैंने वर्षों तक महामंत्री बनाया, जिन लोगों को वर्षों तक कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया, उनको सदन ने नहीं चुना था, हमारे ही प्रस्ताव को बने वो। सदन ने तो आर.एस. राय में विश्वास प्रकट किया 32 साल से, मैंने उनको बनाया। आज वो लोग मेरे में विश्वास कर रहे हैं, इसलिए संसद में कोई कहता मैं अध्यक्ष हूं। आर.एस. राय में भरोसा नहीं रहा, जिसको आपने 32 साल नेता माना, आज भरोसा टूट गया। तो अगर भरोसा ही नहीं रहेगा तो हमारा आपका चलेगा कैसे? इसलिए भरोसा करना सीखो। हमने जो वसीयत की है, उस वसीयत के हिसाब से मैं नहीं मालिक रहूंगा, इसी संगठन के लोग रहेंगे। और वो सारे नाम उसमें वो हैं जो नौकरी कर रहे हैं, एक भी नाम ऐसा नहीं जो नौकरी नहीं कर रहा। और संविदा के लोग हैं, संविदा वाले भी संविदा का काम कर रहे हैं, और जो लोग भी उसमें हैं उनकी संगठन के प्रति निष्ठा है। इसलिए मुझे ये कहना है कि अब बहुत हम लोगों को गंभीरता देखना पड़ेगा। ये सम्मेलन हमारा इस मामले में महत्वपूर्ण है कि हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, हमको संगठन बनाना। हर महीने अपने कार्यालय में मीटिंग करिए, और प्रशिक्षण शिविर होना चाहिए हर जगह, हर पूरे अपने डिस्काम में आप एक बैठक आयोजित करिए, परियोजना में बैठक आयोजित करिए, और जो जानकार लोग हैं वो वहां जाएं। अगर हमें कुछ आता है, हमें कुछ जानकारी है, ज्ञान है, हम वहां जाएं और लोगों को बताएं क्या कानून है, क्या जानकारी है। अगर हमारे संविदा में ही हैं कुछ लोग, कमला तिवारी हैं जैसे हमारे सोनभद्र के, राजेश्वर सिंह जी हैं हमारे, या हमारी मजदूर संगठन के अंदर राहुल कुमार, जिनको भी जानकारी है, जिनको भी ज्ञान है, और अगर वो ज्ञान उनका पक्का है, क्योंकि कुछ लोगों के पास ज्ञान कम है, वो बताते जाना। हमारे कोषाध्यक्ष को बहुत ज्ञान है, हमारे जो आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास इंजीनियर आर.पी. गुप्ता जो 88 बनता से रिटायर हुए, वो हमारे कोषाध्यक्ष। हम उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है पारिवारिक, उनको अपनी बेटी की शादी भी करनी है, लेकिन मेरे अनुरोध पर वो कोषाध्यक्ष बन गए। और मैं उनसे बहुत अनुरोध कर रहा हूं कि 1 साल और रह जाइए, लेकिन वो कहते हैं आपका आदेश मैंने मान लिया। लेकिन उनको भी बहुत ज्ञान है, संगठन थोड़े, संगठन के आस्थावान सिपाही है वो, अपने नौकरी के शुरू से आज तक कभी उनको किसी कमी में पीछा नहीं देखा। संघर्ष में क्या उन्होंने झगड़ा भी लोगों ने उनसे किया, लेकिन वो संगठन चलाए। और आज क्योंकि संगठन चलाने वाला वो है, उसको मानता हूं
कि जो बात बहुत अच्छे शायर ने कही कि मैं अकेले ही चला था जानबे मंजिल मगर, और लोग आते गए, कारवां बनता गया। अकेले जहां जाओ फिर मैं अपने ही पर बात करूंगा तो हो जाएगी फिर प्रशंसा। लेकिन सच है, जहां जहां गए वहां संगठन नहीं था। गोरखपुर बिजली कर्मचारी संघ पूरा, और थोड़ा बहुत बचा कुचा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लाइन में जो पंचायत बन गया, कोई आज मजदूर संगठन नहीं था। और उसके बाद लगातार संघर्ष करके मजदूर संगठन हावी हो गया। वहां गाजीपुर में एक आदमी भी नहीं था मजदूर संगठन। पता ही चला कुछ जूनियर इंजीनियर हुआ करते थे, लेकिन बाजार से आते थे और वो केवल अपने काम का वाउचर एक सीएम को देकर चले जाते थे। और वहां संघर्ष किया मैंने, और मालूम हुआ 81 में यहां प्रदर्शन हुआ। हमारे नेताओं को विश्वास नहीं है प्रदर्शन कैसे करें। हमने कहा हम करेंगे। कहें कितने आदमी लाओगे, कितना लाओगे? हमने कहा जितना कहीं, कहना 100 लाओ। हमने कहा 200। 4 बस लेके आए, खुद बस बैठ, लेकिन एक ही पद से रिटायर हो गया। क्यों? इसलिए कि तब प्रमोशन एक तो कम था, और दूसरा लगातार संघर्ष करते रहे। सस्पेंड होना, उसके बाद चार्जशीट होना, ये हमारा एक तरह से जीवन का अंग बन गया। ट्रांसफर होना, सेवा पुस्तिका की फोटोकॉपी रखा हुआ था। मेरे ट्रांसफर जो हैं वो उस जमाने में 16 ट्रांसफर हुए। आज डिवीजन में हमारे साथी नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिला नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये बदलना पड़ेगा, ये बदलोगे नहीं तो संस्था नहीं बना सकते आप। इसलिए आज मैं आपसे कहूंगा कि हमको संगठन की जरूरत है, प्रशिक्षण की जरूरत है, हमको अपनी टीम बनाने की जरूरत है, और नए लोगों को लाने की जरूरत है। जो नौजवान आज मैं यहां देख रहा हूं, हमारे साथी हैं जिनकी संस्थाएं हैं, लेकिन उन संस्थाओं में आगे लोग काम करने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने नए लोगों को लाया नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे मित्र हैं लोग, और वो संस्थाएं भी बड़ी मजबूत रही हैं। आज भी मैं उनको मजबूत ही मानता हूं, लेकिन उनके अंदर नेतृत्व का अभाव है, इसलिए कि उन्होंने आगे किसी को बनाया नहीं, हमने हमेशा बनाया। और आज फिर मैं चाहता हूं कि हमारे पुराने साथी जो सेवानिवृत्त हैं, जो भगवान प्रभु की कृपा से और हमारे लोगों की साथियों की सलाह से, जो हमने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ अपने जोड़ दिया, और जो हमने वेज बोर्ड छोड़ दिया, बड़ी आलोचना मेरी हुई, उसके वजह से आज अच्छी पेंशन मिलती है, और उसके वजह से हमारे लोगों का वेतन भी अच्छा हुआ। लेकिन उन्हीं लोगों का हुआ, अब नए लोगों का नहीं हो पा रहा, क्योंकि नए लोगों के साथ अब वो ताकत नहीं रही और वो संघर्ष नहीं हो रहा। वो संघर्ष करें तो हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमको नए लोगों के लिए जगह देनी है। और कोई मैं उदाहरण नहीं दे रहा, हमने हमेशा से किया है। अगर एक नहीं हटा होता तो दूसरा महामंत्री कैसे बनता? अगर एक कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं बना होता तो कैसे बनता? मैं नाम नहीं इसलिए नहीं लूंगा कि ज्यादातर जो हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष और महामंत्री रहे, वो सब लोग जो है आजकल बगावत में कोई मूड में, और जब बगावत के मूड में हम नाराज हैं तो उनका नाम क्या क्यों लूं? वो सोचेंगे कि हमारे बारे में बोल रहे हैं। लेकिन इसमें कौन बताइए कि कौन कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं था, कौन महामंत्री नहीं था? हाँ, अध्यक्ष नहीं था, अध्यक्ष को भी नहीं था। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष तो आपने आरएस राय को ही बना रखा 32 बरस तक। अगर आपने एक बार भी कहा होता कि मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूं तो मैंने बना दिया होता। अब आज आप अध्यक्ष के लिए परेशान हैं, ये मत करिए। अब नए लोगों को बनाइए, और हम बनाना चाहते हो बनाएंगे, उसमें आप सहयोग दीजिए। और मेरी एक खराबी है, मैं जिद्दी तो नहीं हूं परशुराम की तरह। महर्षि परशुराम बड़े जिद्दी थे, मैं जिद्दी नहीं, क्योंकि मैं महर्षि परशुराम तो नहीं, मैं तो एक अदना सा आदमी हूं। लेकिन एक मेरी खराबी है, बहुत सोच समझ करके मैं कोई बात निर्णय लेता हूं, और अपनी आत्मा से बार बार पूछता हूं। और जब मेरी आत्मा स्वीकार कर लेती है, क्योंकि आत्मा ही में ही परमात्मा निवास करता है, तो मैं उससे फिर पीछे नहीं हटता हूं। जैसे मैंने तय किया कि भाई देखिए, अब नए लोग बनेंगे, नौजवान, अब वो समय आ गया है। पहले भी बनते रहे हैं, तो अब वही बनेंगे। इसमें कोई किसी तरह का कोई हम सामंजस्य नहीं करेंगे। बाकी चीजों में किसके नाम क्या किया जाए, कैसे कौन ट्रस्ट बनाई जाए, बाकी कैसे क्या किया जाए, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत मामूली चीज है। इन मामूली चीज क्यों?
मेरे ऊपर कोई आरोप लगाता तो हंसी आती है। अरे भाई, जिसने खरीदा, जिसने बार बार बनाया, आप बोलते हो करोड़ों रुपया, अरे आपने कितना दिया यहां रजिस्टर में लिखा हुआ, क्यों नहीं आगे देख लेते हो? और किसने कितना कितना दिया वो भी देख लो। लोगों में झूठ बोलने से झूठ बहुत दिन ठहरेगा क्या? आप बता दो कि झूठ ठहरा हो तो झूठ तो खत्म हो जाता, सब सामने आ जाता है। जब सारे रजिस्टर यहां खाता भाई रखे हुए हैं तो आपके झूठ बोलने से क्या होता है? कभी आप बोलोगे करोड़ों रुपए का घपला हुआ और फिर आप आ जाते हो 90 लाख का घाटा हुआ का घपला है। करोड़ों का खत्म हो गया, आप 90 लाख पा गया, पता नहीं कल कितने पर आ जाए। इसलिए रजिस्टर को देखिए, अपना योगदान जो किया सचमुच उस पर बोलिए और आगे का लक्ष्य निर्धारित करिए। अब आपको प्रभु ने की कृपा है कि अब आप पेंशनधारी होकर बैठे हुए हैं। आप जिनका संगठन चल रहा है वो पेंशन कब पाएंगे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि 2000 के बाद अब 22 साल हो गया। 22 साल की जो नौकरी कर रहा है बिजली विभाग में, वो अब पेंशनधारी नहीं है, होने वाला है। आप तो मिल गया, आप तो पेंशन पा रहे हैं, अच्छा खासा पा रहे हैं। प्रभु की कृपा है आपके ऊपर, अल्लाह मियाँ का आपके ऊपर बहुत बड़ा रामो करम है कि आपको मिल रही है पेंशन। तो आप उनके बारे में सोचिए और उनमें से नेता बनाइए कि वो अपना लक्ष्य पूरा करें। इसलिए मैं यही कहूंगा आपको, सम्मेलन पर कितनी बात कर बता दो दिया कि सम्मेलन 19 जो है वो नवंबर को वो 19 नवंबर को हमारा सम्मेलन यहाँ होने जा रहा है और किसी तरह का कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। 19 नवंबर का सम्मेलन विद्युत मजदूर संगठन का है, विद्युत संविदा मजदूर संगठन का है। दोनों के अलग अलग उसमें चुनाव किए जाएंगे, दोनों की अलग अलग कार्यकारिणी बैठेगी और दोनों और प्रतिनिधि उसमें आएंगे दोनों के। मुझे यह कहना कि 19 नवंबर को जो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना संस्थान, किसान गन्ना संस्थान में जो डालीबाग में सम्मेलन हो रहा है, इस कार्यालय के पास में है। और जो आपके ठहरने की व्यवस्था है वो भी मैं पहले बता चुका हूं कि इसी नरही के अंदर जो है वो केसरवाही धर्मशाला है, उसमें आपकी व्यवस्था है। और दूसरा जो स्टेशन के पास गया प्रसाद धर्मशाला है, जो जिसका नाम पुराने लोग जानते हैं, वहां भी आपकी व्यवस्था है। और व्यवस्था क्या, कोई रात को तो रुकना चाहे कोई तो रुके, क्योंकि जो भूख है वो रात को भी मिलेगा। लेकिन आपको तो आना है, मुंह हाथ धोना है और 9 बजे आके नाश्ता कर लेना, क्योंकि दिन भर का कार्यक्रम है तो आपके पास समय निकालने की कोई फुर्सत नहीं है। एक बात जरूर कह के बात खत्म करूंगा, हाल के अंदर अपना मोबाइल बंद कर रखिए, मोबाइल आपका चालू नहीं होना चाहिए। और बहुत जरूरी अगर कोई बात है तो धीरे से निकल के बाहर जाकर कर लीजिएगा, बल्कि कोशिश ये करिए कि उस दिन बंद रखिए और कोई आपस में बात मत करिए। और जो व्यक्ति भी वहां बोलने खड़ा होता है उसकी बात को सुनिए और अपनी बात को बहुत सूक्ष्म करिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेरे जैसे यहाँ सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं जिनकी बातें हमको सुननी है, हर जिले की बात सुननी है, हर परियोजना के प्रतिनिधि की बात सुननी है। इसलिए बातों को दोहराया ना जाए, अपनी खास बात बोलनी चाहिए। और इस सम्मेलन में आप आइए तो अपने यहाँ का सदस्यता लेके आइए, कूपन काट के आइए तो उसका पैसा यहाँ जमा करिए, जो आपका खर्च है वाहन खर्च उसके अलावा यहाँ जमा करिए। और अपना नाम यहाँ 2 रजिस्टर रखे जाएंगे, एक विद्युत मजदूर संगठन, एक संविदा संगठन। दोनों रजिस्टर में प्रतिनिधि अपना हस्ताक्षर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपने मोबाइल रखेंगे, अपने घर अपना पत्र व्यवहार का पता लिखेंगे और अपने कार्यस्थल का पता लिखेंगे। और ये लिख करके फिर जो आपको बैग दिया जाएगा, यहाँ बैग की लोगों ने व्यवस्था किया और उसमें मांग पत्र भी आपका रहेगा। और उस मांग पत्र को हम आपको 1-8 दिन के अंदर ही व्हाट्सएप करने वाले हैं। हम कोई चीज पोशीदा नहीं रखना चाहते हैं कि आप उसी दिन जाने, वो मांग आप पढ़ लीजिए, इसलिए उस मांग को समझ लीजिए कि इस मांग के अलावा कोई और बात है कि नहीं। अगर वही मांग है तो उसमें सम्मेलन में बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। तब यह है कि जो कुछ मुख्य लोग कुछ गाइडलाइन करना चाहे तो वो कर देंगे वो, क्योंकि हमारे पास चर्चा का समय कहाँ जाता है। अरे भाई 9 बजे नाश्ता और 11 बजे आपका सम्मेलन शुरू हो जाएगा। और हमारे मुख्य अतिथि जो हैं वो आ जाएंगे जल्दी से, क्योंकि उनको अपने क्षेत्र में जाना, उन्होंने अपने क्षेत्र का समय काट के दिया है। और 2 बजे आपको हाल में ही खाना मिलेगा, लंच पैकेट, पानी, सब व्यवस्था आपको हाल में होगा। आप हाल में बैठिए, अगर बाथरूम जाना है तो चलिए आइए, वरना बैठिए, बैठा जा सकता है 5-6। लेकिन अगर बल किसी लोग बात मत करिए, बैठे हैं तो आपको पढ़ना तो मांग पत्र को पढ़िए चुपचाप।
जैसे पिक्चर हॉल में बैठते हो तो कहां बात करते हो आप पिक्चर हॉल में बैठते हो तो आप केवल देखते हो सामने, यहां भी सामने देखिए ताकि बात को समझिए। और 2 से 2:30 आप खाना खाओगे, लंच खाओ करोगे, और 3 बजे आपको बेहतरीन लंच देंगे, पैकेट में देंगे, इसलिए कि समय नहीं तो बाहर आपको कच्चा खाना खिलाते, हर बार खिलाते, फिर तो दिन भर यही होता रहेगा, जिसके लिए हम आपको नहीं बुला रहे हैं। जब खाना खिलाना होगा तो उसके लिए फिर 2 दिन का बुलाएंगे और फिर उसको लंबा चलाएंगे, उसी दिन में सारा काम करना है। और 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे विशद चर्चा होगी आपकी, उसी 2 घंटे में सारे लोगों को बातचीत करनी है। और उसके बाद हमको 5 बजे अगर हमारे लोगों ने कहा कि हम संतुष्ट नहीं हैं, हमारी मांगों के लिए आंदोलन की जरूरत है, तो आंदोलन करने के लिए और आंदोलन की निर्णय अपने ताकत के हिसाब से लेंगे। और ये भी देखेंगे कि हमारे लोगों का आंदोलन के नाते किसी प्रकार का उत्पीड़न ना हो, क्योंकि हमारे लोग खासतौर से संविदा के लोग नियमित कर्मचारी भी आज तलवार की धार पर है। पूरी व्यवस्था आज हमको शोषित करने में लगी हुई है, पूरी व्यवस्था हमको सेवा में निकालने के चक्कर में पड़ी जाती है कि इनको उसी तरह हटा दिया जाए। संविदा में तो खासतौर से इनको हटा के दूसरे आदमी रख लिए जाए, और पैसा लेकर के लोग रख लेते हैं, भूल जाते हैं कि भाई अनुभवी आदमी इसको हटा रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जो मैंने आपसे बातें किया उन बातों को आप गहराई से विचार करेंगे और सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने की कोशिश करेंगे। और कुछ आपके पास पैसे नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन पैसे को खर्च करिए, उधार बाड़ी लेके खर्च करिए, अपने परिवार में से अपनी पत्नी से लीजिए, लेकिन आइए और आ करके, क्योंकि ये सम्मेलन बार बार नहीं होगा, ये शिरकत करिए। और मैं जिस तरह की बीमारियों से घिसा हूं आपकी दुआओं से चल रहा हूं, ब्रेन हेमरेज भी हो गया, पैर भी टूट गए, सब कुछ हो गया। अब वो थोड़े लोगों को बताऊंगा जो बार बार कर इशारा करो, बताएं पूरे प्रदेश को, ये सब नहीं बताते हैं कि कौन कौन और सी बीमारी हमको हो गई है। इसलिए आपको कोई भरोसा नहीं कल क्या हो, तो मैं आपको कल उपलब्ध रहूंगा कि नहीं रहूंगा इसका कोई भरोसा नहीं है। वैसे तो कबीरदास जी ने वो भी कहा कि हर दिन को अपना अंतिम दिन मान लो, लेकिन मैं इसलिए मुझे मानना पड़ेगा कि बीमारियां बहुत हो गई हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको उपलब्ध हमेशा नहीं रहूंगा, इसलिए इस सम्मेलन में आप आएंगे तो मेरी भी बात सुनेंगे। लंबी बात नहीं करूंगा, इसीलिए आज बात करते रहा हूं। सम्मेलन में थोड़ी ही बात करेंगे क्योंकि समय कहां है, चुनाव अधिकारी रहूंगा मैंने तय कर लिया है अपना, और मैंने लोगों से सलाह ले लिया। चुनाव अधिकारी के रूप में आपका चुनाव करा देंगे, शपथ करा देंगे, और लास्ट में वही आपको अपनी बात कह दूंगा, चाहे उसको आप आशीर्वाद समझिए चाहे सलाह समझिए, वो मैं दे दूं कह दूंगा। और उसके बाद सम्मेलन आपका 5 बजे, निश्चित रूप से 5 बजे उसको हम खत्म करना चाहते हैं, ताकि जो हमारे साथी जाना चाहते हैं अपनी वाहनों से, अपनी गाड़ियों से, बसों से, वो जाएंगे। और हम कोशिश करेंगे जो बस वाले आए हैं उनको भी रास्ते का लंच पैकेट हम दे देंगे, ताकि आप उसको लेके जाएंगे और कहीं रुक के बस अपना खा लेंगे। और जो बसों से आ रहे हैं वो इस बात को कोशिश करें कि समझ से आए, और मुंह धो करके कहीं आधा घंटा रुक करके कहीं आ जाएंगे, तो फिर यहां समय जाया नहीं होगा और हाल में हमारे जल्दी उपस्थिति हो जाएगी। नाश्ता खाने के लिए आपको समय इधर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ आप सभी साथियों को, सभी भाइयों को, बड़े तो हमारे कोई हमसे शायद कोई होगा नहीं, जो हमारे कार्यरत लोग हैं, रिटायर्ड लोग हमारे शायद कोई हो, उनको मैं अपना जो है ना वो साधुवाद देता हूं और उनसे प्रणाम करता हूं। आप सबको आशीर्वाद देता हूं और अपने सभी साथियों को मैं अपना धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। और यूनियन में, अपने संगठन में एकता की प्रभु से प्रार्थना करता हूं, दुआएं करता हूं अल्लाह मियां से। और आपको विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत संविदा मजदूर संगठन के सभी अपने प्यारे साथियों को, उनके परिवार को, उनके मित्रों को, सबके जो है शुभकामना की अपील करता हूं। जय हिंद, जय मजदूर संगठन, जय संविदा संगठन।